हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, जिसका कि पार्ट 1 बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को समस्या ना आए कोई। ठीक है। एंड ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो तुम भी सोचते होंगे कि यार क्या है ये, कब तक चलता रहेगा सेशन, है ना। इतने बड़े सेशन बना देते हो। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके लिए उनको थोड़ा सा इतने लेंथ की वीडियो बना दूं ताकि वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाए समझना, और आपको भी ज्यादा लोड ना लगे उसका। ठीक है। तो बिल्कुल आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें कुछ सवालों को आज सॉल्व करेंगे, कुछ सवालों को अगले सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस है। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं, स्ट्रांग है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है। बाकी भाई ठीक है, हमेशा की तरह वही रूल रखेंगे, आज भी वही नियम होगा कि पेन और पेपर लेके तुम लोगों को बैठना है साथ में, और जब भी सवाल आए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाना है उस पर कि यार आंसर क्या हो सकता है ना। मतलब ये आपकी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो उस चीज को लेके। एंड इतनी सी बातें हैं, तुम सोचना तुम्हारा क्या दिमाग कहता है, उसके बाद मैं सोचूंगा मेरा क्या दिमाग कहता है, और हम दोनों के दिमाग अगर सेम बात कहेंगे तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है फिर, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड द क्वेश्चन सेज, is it always true that the molecule of a dense liquid are heavier than the molecule of the lighter liquid? क्या ये हमेशा ट्रू होता है कि जो डेंस लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हैवियर होंगे एज कंपेयर टू द लाइटर लिक्विड के? हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। डेंस लिक्विड है मतलब बातें वो डेंसिटी से करना चाहता है। ये बोल रहा है डेंस लिक्विड और लाइटर लिक्विड, मतलब वो बातें डेंसिटी के माध्यम से करना चाहता है। तो डेंसिटी के लिए थोड़ा सा विचारें और विचार करने के बाद इसका जवाब बताएं। बेटा जी अगर हम बात करें डेंसिटी की, सोच तो लिया होगा तुम लोगों ने, दिमाग लगा तो लिया होगा वैसे तुम लोगों ने, और सही लगाया भी होगा तुम लोगों ने। क्या ये हमेशा ट्रू होता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी की, तो डेंसिटी बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास वाली बातें तो होती ही है, नो डाउट, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन साथ में ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है ये भी कहीं इफेक्ट करता है। बेसिकली ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस को बता सकता है कि भाई कौन से वाले फ्लूइड में या फिर कौन से वाले लिक्विड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब है। क्योंकि देखो जिस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा करीब होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे वो ज्यादा डेंस भी होगा, है ना। डेंसिटी को सिर्फ ऐसे ही नहीं डिफाइन करते ना, डेंसिटी को तो एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि भाई उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो लिक्विड की आप बात कर रहे हो, क्योंकि यहां पे दो प्रकार के लिक्विड है बेटा, एक है डेंस लिक्विड और एक है लाइटर लिक्विड। तो डेंस लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे बिल्कुल, लेकिन लाइटर लिक्विड में क्या होगा, लाइटर लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, है ना। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि डेंस लिक्विड है तो उसका मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा होगा, या फिर जो लाइटर लिक्विड है तो उसके मास कम होगा। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन क्योंकि कभी कभार इन चीजों पे भी पिक्चर डिपेंड करती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे यहां पे अरेंज्ड है ना। तो यहां पे अगर इज्जत के साथ बोले सो इसको ऐसे लिख सकते हो दैट डेंसिटी इट टेल्स अस हाउ मच द मॉलिक्यूल्स आर, है ना। मतलब स्टेटमेंट बनाना पड़ता है यार, क्या करूं, हिंदी में तो बता देंगे, इंग्लिश में सोचना पड़ता है। तो इट टेल्स अस बेसिकली हाउ मच द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड कर दो यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं, है ना। तुम्हें तो पता ही मेरी वैसे भी मास्टर्स है इंग्लिश में, तो बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरी, है ना, देख ही रहा होगा तुम लोगों को, तो समझ लो मेरी बातों को। तो when the molecules are tightly packed, we can say that it is having the क्या, we can say that the liquid is dense, या फिर बोल सकते हो कि डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और when the molecules are loosely packed, then we can say that the liquid is light, or I can say the density of the liquid is less, है ना। अरे बोल देना ऐसे चलेगा क्या? मॉलिक्यूल्स अगर पास पास है, एकदम क्लोजली पैक्ड है, जैसे सॉलिड में होता है तो डेंस होता है बेटा। मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हो जाए तो वो डेंस नहीं होता है, वो लाइट हो जाता है फिर। तो यहां पे लिक्विड की बात कर रहे थे, तो लिक्विड के लिए अगर आप जब डिफाइन करोगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मास से ही रिलेटेड बात करे, वो रिलेटेड बात कर सकता है उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की, कि भाई मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से अरेंज्ड है, क्या ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब रखे हुए हैं या फिर ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज करके रखे हुए। ठीक है,
हाँ हाँ हाँ, सही बात है. So the density of the liquid depends on the mass of the molecules and that makes up the liquid and the closeness of the molecules. ठीक है. So density दो चीजों पे भी डिपेंड करती है. पहली चीज तो मास वाली एंड उनके मॉलिक्यूल्स के क्लोजनेस है ना. तो यहां पे लिख देता हूं डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल. डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास as well as closeness of the molecules. एक तो मास है और क्लोजनेस बेटा कितने करीब है. पहली चीज तो मास की बात हो गई और दूसरी बात हो जाएगी क्लोजनेस की, यानी कि वो कितने करीब है. तो वो बोलता है कि हमेशा मास पे डिपेंड करेगा. नहीं, हमेशा मास पे नहीं डिपेंड करता है. ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली यहां पे पैक्ड है या फिर नहीं है. बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके जवाब में. इसके जवाब में और ज्यादा कुछ भी नहीं है. बस इतनी सी बात है कि भाई हमेशा मास पे डिपेंड नहीं करेगा, कभी कभार वो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, विच इज द क्लोजनेस. ठीक है. सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर हैवियर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइटर लिक्विड. ठीक है. सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. अरे अब लिख लोगे ना यार तुम लोग, क्यों इज्जत का भाजी पाला कर रहे हो मेरी. ठीक है, समझ गए बात को. क्लियर है की बातें. ठीक है, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन. मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तुम लोगों से. क्लियर है की बातें. ठीक है, बड़े आगे छाप लो, देख लो कुछ लिखना है इसमें तो. ठीक है, चले भाई. सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. इफ समवन प्रेसेस अ पॉइंटेड नीडल अगेंस्ट योर स्किन यू आर हर्ट, but if someone presses a rod against your skin with the same force you easily tolerate it. Explain why. कोई तुम्हारे स्किन पे आके पिन को चुभा दे, पिन को ऐसे पकड़ के दबा दे तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन लोहे की रॉड लगा के ऐसे लगा दो कुछ नहीं होता है ना. यहां पे अगर एक पिन को मैं ऐसे कर दूं यहां पे पिन, तो बहुत दर्द होगा, लेकिन एक लोहे की रॉड लेके सेम फोर्स से अगर मैं यहां पे प्रेस करूंगा मुझे इतना दर्द नहीं होगा, मैं उसको टॉलरेट कर लूंगा. क्यों है? दोस्ती है तुम्हारी है, याराना है हमारा, रॉड के साथ दोस्ती है हमारी है. नहीं ना, नहीं है दोस्ती वगैरह कोई. तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो सुई है वो तो चुभ गई, लेकिन ये लोहे की रॉड चुभती नहीं है. सर ये तो खासियत है इसकी, ये चुभती नहीं है. चलो भाई सोचो जरा, विचारो जरा, क्या कह सकते इसके लिए. सोच लिया? अरे वीडियो पॉज कर लिया करो भाई सोचने के लिए. अब वीडियो चलते चलते मैं सोचोगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा ना. हाँ भाई, तो क्या बोलेंगे इसमें कि अगर कोई हमें पिन चुभा दे तो हमें दर्द होता है, लेकिन सेम फोर्स से अगर किसी रॉड को हम पे प्रेस किया जाए तो हमें इतना दर्द नहीं होता. क्यों? क्योंकि साहब प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया. सर फोर्स नहीं, थ्रस्ट. अब थ्रस्ट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये वो thrust means the perpendicular force to the surface. तो यह है तुम्हारी रूखी सूखी बेजान त्वचा, और इस पे अगर एक नीडल को चिपका दिया जाए लाके तो क्या होगा भाई? तुम्हें दर्द होगा. लेकिन वही इस रूखी सूखी सी बेजान त्वचा पे एक लोहे की रॉड लाके रख दो, इस पे भी आपने फोर्स F लगाया, इस पे भी आपने फोर्स F लगाया, दर्द किस में ज्यादा होगा? इट हर्ट्स मोर सर, इट हर्ट्स मोर. आप नहीं समझोगे, इट हर्ट्स मोर, है ना. लेकिन लोहे की रॉड के साथ ऐसा नहीं होता. काहे नहीं होता भाई ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहे हो इसको कर दिए है कांस्टेंट, और अपॉन में है एरिया. थ्रस्ट को कर दिए हो कांस्टेंट, अपॉन में चल रहा है एरिया, तो प्रेशर डिपेंड करता है अब किस पे? एरिया पे. तो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे. भैया जिसका एरिया ज्यादा उसके लिए प्रेशर की वैल्यू कम, और जिसके लिए एरिया का वैल्यू कम उसके लिए प्रेशर का वैल्यू ज्यादा. तुम समझदार हो, बताओ जरा इस निडल में और आयरन रॉड में किसका एरिया ज्यादा, किसका एरिया कम? तो साहब नीडल का जो एरिया है वो कम है एज कंपेयर टू द आयरन रॉड, तो नीडल का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द आयरन का रॉड. बस इतनी सी बात.
अरे मेरी बातों को समझ गए? क्या इसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखवा दूं? क्या ऐसे बोल दूं कि आयरन रॉड हैज मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयरफॉर ऑन अप्लाइंग द सेम फोर्स इट एक्सर्ट्स लेस प्रेशर एज कंपेयर टू द आयरन नीडल? बोल सकते हैं ना ऐसी बातें कि भैया आयरन रॉड का एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया होने की वजह से जब दोनों पे बराबर का फोर्स लगाते हैं तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। पता है ना तुम लोगों को? तो बस वही तो कहानी लगाई है, और क्या? बचपन में भी पढ़ा था तुम लोगों ने सवाल। तो चलिए भाई, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। फिर छाप लो इसको। हो गया? आओ जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब हम बढ़े तो हमने देखा that in the derivation of P1 minus P2 equals to rho g z, it was assumed that the liquid is incompressible. Why will this equation not be strictly valid for the compressible liquid? भाई इन्होंने बोला है कि जो ये आप फॉर्मूला लगाते हो P1 minus P2 rho g z का, इसमें आप कंसीडर करते हो कि जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल। अगर आपने कंप्रेसिबल लिक्विड ले लिया तो ये इक्वेशन नहीं लगती। काहे? अगर आपने कंप्रेसिबल लिक्विड ले लिया तो उसके लिए ये इक्वेशन नहीं लगती। बहुत टफ चीज नहीं पूछी है, बस इतना सा पूछ रहे हैं, व्हाई विल दिस इक्वेशन नॉट बी स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर द कंप्रेसिबल लिक्विड। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है, बस बहुत सिंपल सी बात वो जानना चाहते हैं आप लोगों से। क्या बोले भाई? सोचो। पहली चीज तो फॉर्मूला लगता कहां था साहब? ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर फ्लूड, फ्लूड के अंदर हमने प्रेशर के वेरिएशन को देखा विद द डेप्थ। सो दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। यहां पे इस जगह पे प्रेशर की जो वैल्यू बनेगी इट इज गिवन बाय P1, और यहां पे प्रेशर की वैल्यू, यहां पे P2 है, यहां पे P1 है। बेटा जी ये जो डेप्थ है इट इज ऑफ Z हाइट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज G, और हम कंसीडर करते हैं इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। हम क्या करते हैं बेटा? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं। वजह क्या है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लेने की? कि साहब जो भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वो प्रेशर के वेरिएशन से इफेक्ट नहीं होता है उन पे, मतलब कि इनकंप्रेसिबल है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकी डेंसिटी में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सर इफ दीज आर इनकंप्रेसिबल तो इनकी जो डेंसिटी होगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, इस डेंसिटी में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जब आप फॉर्मूला लगाते थे यहां पे बेटा जी P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी जेड, तो ये जो प्रेशर का वेरिएशन है ना बेटा वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है Z, यानी कि कितनी डेप्थ पे आप जा रहे हैं। इसके वजह अगर आपने यहां पे कंप्रेसिबल फ्लूइड ले लिया तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर इफ compressible fluid is considered, इसके बजाय अगर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड को ले लिया जाए तो कोई भी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी होती है वो होती है वेरिएबल, और वेरिएबल डेंसिटी होने की वजह से जैसे ही आप नीचे आओगे तो प्रेशर में वेरिएशन दिखेगा। अरे भैया बोलो, डेप्थ इंक्रीज हो गई, नीचे आओगे कंप्रेस हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अरे सोचो जरा साहब, नीचे आएंगे कंप्रेसिबल है, नीचे आने से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वो तो फ्लूइड को कंप्रेस कर देगा। फिर जैसे तुम नीचे आओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो भी आपका यहां पे फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी को घटा देगा। फिर तो ये दिक्कत होगी, हर जगह हमें फ्लूइड की अलग अलग डेंसिटी मिलेगी, जो कि हमारे लिए वाजिब नहीं है साहब। इससे क्या होगा बेटा? क्योंकि अगर आपने कंप्रेसिबल फ्लूइड ले लिया तो हर एक वेरिएशन ऑफ द प्रेशर पे, हर एक पॉइंट पे जहां पे प्रेशर वेरी कर रहा है डेंसिटी अलग होती रहेगी, और ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेंसिटी देखने को मिलेगी आपको लिक्विड की।
पर ऐसा नहीं होता है। हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर करते हैं जिसमें डेंसिटी सेम होती है। यानी कि अगर ये पानी है तो हर जगह पानी का डेंसिटी लगाएंगे, अगर ये मर्क्यूरी है तो हर जगह मर्क्यूरी का ही डेंसिटी लगाएंगे। ऐसा नहीं सब पता चल रहा है यहां पे पानी का डेंसिटी लिखा 1000, नीचे जाते जाते वो कंप्रेस हो रहा है और 1000 से वो 2000 की तरफ चला गया फिर। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे तो डेंसिटी 1000 लिख रहे थे पानी की, नीचे जाते जाते वो डेंसिटी 2000 बन गई। ऐसा नहीं करने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ रहे हो कि ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है व्हेन यू टेक द कंप्रेसिबल फ्लूइड, एंड द वजह इज कि यहां पे डेंसिटी वेरिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो वेरी कर जाएगा बेटा फिर यहां पे, है ना। एक तो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा था पहले तो सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता था, डेप्थ ज्यादा तो प्रेशर का वेरिएशन ज्यादा, डेप्थ कम तो प्रेशर का वेरिएशन कम। लेकिन सर अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड ले लिया तो प्रेशर डेप्थ के साथ साथ ये डेंसिटी भी बदलती रहेगी इसकी फिर, और डेंसिटी बदलेगी तो फिर हमें दिक्कत है ना। ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा फिर तो। समझो बेटा, नीचे जाते जाते कंप्रेसिबल हो गया अगर फ्लूइड तो नीचे प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था, तो नीचे जाते जाते अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो फिर हो सकता है इसमें परिवर्तन आ जाए। डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा प्रेशर में, डेंसिटी अगर डिक्रीज हुई तो फिर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है फिर, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या होने वाला है बेसिकली। वेरिएबल डेंसिटी मतलब कि सब ऑब्वियसली बात है, वहां पे उसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा डेंस हो सकते हैं या फिर लेस डेंस हो सकते हैं। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला था आपको पहले सवाल में कि डेंसिटी से आप ये डिफाइन नहीं करोगे कि मास ही है, सिर्फ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बेसिस नहीं दे रहे हम डेंसिटी की बिहाफ पे, हम ये भी बता रहे कि कितना वो क्लोजली पैक्ड है या फिर कितना वो लूजली पैक्ड है, मॉलिक्यूल्स कितने करीब हैं एक दूसरे के, वो भी तो डेंसिटी से पता चलता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि क्या हो रहा होगा असल में। बट अभी सिंपल पॉइंट समझो तो बस इतना सही होगा बेटा कि अगर आपने कंप्रेसिबल फ्लूइड ले लिया तो डेंसिटी वेरी करेगी, जिसकी वजह से यहां पे डेंसिटी अलग, यहां पे डेंसिटी अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, हर जगह पे डेंसिटी अलग हो जाएगी फिर। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला लगाना फिर वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसे हम अलग अलग पॉइंट पे ये फॉर्मूले लगाते रहेंगे फिर, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी कितनी होगी, ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है ना। अभी तो हमें पता होता है वाटर की डेंसिटी 1000 है, हमें पता है मर्क्यूरी की 13600 होती है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वेरी करेगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही वजह है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने को अपने को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी शायद बेटा। ठीक है, अगर मेरी बातें समझ आ रही है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया, कर लिया नोट सभी ने? चलिए बेटा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है सपोज द डेंसिटी ऑफ द एयर एट द मद्रास इज रो नॉट, है ना भाई। इन्होंने बोला कि जो एयर की डेंसिटी है मद्रास में वो कितनी है, रो नॉट है, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट। ठीक है, तो मद्रास गए, वहां पे जाके देखा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो पी नॉट मिल रहा है और एयर की जो डेंसिटी है वो रो नॉट मिली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ये आप ये सब काम करते हो वहां जाके, है ना। इफ वी गो अप द डेंसिटी एंड द प्रेशर बोथ डिक्रीजेस। अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या पाते हो कि डेंसिटी भी डिक्रीज होती है और प्रेशर दोनों ही क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सही भी बात है ना। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर का डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता था, है ना। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या होंगे बेटा, यहां पे डिक्रीज हो जाएंगे। तो सपोज वी विश टू कैलकुलेट द pressure at a height of 10 kilometer above the Madras, and if we use the equation P naught minus P equals to rho naught GZ, will we get a pressure more than actual or less than the actual? बेटा आपको यह बताना है कि जो प्रेशर आपको मिलेगा वो एक्चुअल प्रेशर से ज्यादा होगा या फिर लेस होगा। मद्रास गए, मद्रास जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट निकाला, मद्रास गए, मद्रास जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट निकाला। अब हम वहां पे देखते हैं कि ठीक है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे, तो प्रेशर के लिए इक्वेशन लिखी गई P नॉट माइनस P इक्वल्स टू रो नॉट GZ। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन रिटन, P नॉट माइनस का P इक्वल्स टू रो GZ। अब इन्होंने क्या कहा कि आप मद्रास से ऊपर की तरफ जाइए भाई, कितना 10 किलोमीटर। मद्रास से आप ऊपर की तरफ जाते हो एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, तो आपने देखा कि भाई वहां पे डेंसिटी वगैरह में वेरिएशन आया, डेंसिटी डिक्रीज होने लगी, प्रेशर भी डिक्रीज होने लगा। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके जो आपको प्रेशर मिलेगा, इज इट ग्रेटर देन द एक्चुअल प्रेशर और
इज इट लेस देन द एक्चुअल प्रेशर, ये आपको बताना है। एंड इन्होंने कहा है साफ साफ कि नेग्लेक्ट कर दीजिए द वेरिएशन इन जी, जी के जो भी वेरिएशंस होंगे उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। और बाद में पूछ भी लिया कि आपका आंसर बदल जाएगा अगर आप वेरिएशन इन जी को कंसीडर करोगे। समझदार प्राणी हो तुम लोग, बहुत अच्छे से समझते हो कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं जी में कुछ वेरिएशन आता है। ग्रेविटेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो वो पहले तो कह रहा है कि आप जी के वेरिएशन को कंसीडर ना करें, फिर उसने पूछ ही लिया, जिज्ञासा इतनी है उसने पूछ ही लिया कि भाई अगर तुम जी के वेरिएशन को कंसीडर करते तो फिर क्या आंसर में परिवर्तन आता। तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या कहते हो तुम लोग। लगाया दिमाग सभी ने। अभी इन्होंने बोला कि जो डेंसिटी थी बेटा वो कितनी थी, तो इक्वेशन इज गिवन बाय पी नॉट माइनस का पी इक्वल्स टू रो नॉट जी जेड, रो नॉट जी जेड। बेटा अब हम थोड़ा ऊंचाई पे चलते हैं, और ऊंचाई पे चले पहले तो प्रेशर निकालू यहां से। इट इज गिवन बाय पी नॉट माइनस का रो नॉट जी जेड। ये तो चलो तुम्हारे किसी सरफेस पे बात कर रहे थे हम लोग। अब एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, तो डेंसिटी जो आएगी बेटा इट इज लेस देन द रो नॉट। अरे मद्रास गए जब तुम ट्रेन में बैठे थे या फिर जब तुम गाड़ी में बैठे थे तब तुमने डेंसिटी देखा रो नॉट आ रही है। अभी तुम लोग क्या हुआ, हवाई जहाज में बैठ गए, तुमने देखा भाई डेंसिटी तो रो आ रही है। जैसे 10 किलोमीटर ऊपर गए क्या पता चला, भाई डेंसिटी इज लेस देन रो नॉट। भाई साहब अगर डेंसिटी लेस देन रो नॉट है तो इक्वेशन कम्स आउट बी पी डैश इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस का रो जी जेड। बेटा पहला सवाल उन्होंने यही कहा है कि डोंट कंसीडर द वेरिएशन इन जी। जी में जो वेरिएशन हो रहा है इसको मत मानिए, जी में जो वेरिएशन होगा इसको मत मानिए। और अगर जी के वेरिएशन को आपने नहीं माना तो भाई रो इज लेस देन रो नॉट, तो भाई ये वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली उससे कम होगा, यानी कि जो पी डैश है वो बड़ा होगा क्या पी से। बोलो सही बात है कि गलत बात है भाई, बोलो। सो पी डैश बड़ा होगा पी से। पी क्या था, एक्चुअल प्रेशर। पी क्या था साहब, एक्चुअल वाला प्रेशर था ये तो। और पी डैश 10 किलोमीटर की हाइट पे जो आया, P इज द एक्चुअल प्रेशर। देखो ना बेटा, जमीन पे रहोगे तो वहां पे एक्चुअल प्रेशर देखने को मिलेगा विच इज P नॉट माइनस रो नॉट, रो नॉट डेंसिटी, हाँ जी जेड। जैसे आप हाइट ऑफ 10 किलोमीटर पे गए प्रेशर बन गया P डैश विच इज P नॉट माइनस रो जी जेड। सिंस रो इज लेस देन रो नॉट, क्योंकि हाइट पे जाते डेंसिटी डिक्रीज होती है, सो P डैश ग्रेटर देन P। सो मैं क्या बोलूंगा, एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर द प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल प्रेशर। At height of 10 kilometers, the pressure is greater than atmospheric pressure, या सॉरी एक्चुअल वाला है ना, एटमॉस्फेरिक नहीं एक्चुअल वाला बोल रहे हैं। तो बेटा एक्चुअल प्रेशर जो भी है उससे ज्यादा कहां मिलेगा, 10 किलोमीटर की हाइट पे मिलेगा। यह आंसर कब आया बेटा, जब आपने जी के वेरिएशन को कंसीडर नहीं किया, है ना। अभी आपने जी के वेरिएशन को कंसीडर नहीं किया, अगर हम जी के वेरिएशन को भी कंसीडर कर लें फिर क्या होगा। अभी तो आपने जी का वेरिएशन कंसीडर नहीं किया है, कंसीडरिंग जी टू बी कांस्टेंट। ये आंसर्स कब आ रहे बेटा आपके, जब आपने जी को कांस्टेंट मान लिया था। लेकिन मैं कहता हूं कि जी कांस्टेंट नहीं होता हमेशा, और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, इफ वी कंसीडर वेरिएशन ऑफ जी, भाई अगर हम जी के वेरिएशन को कंसीडर कर ले तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी डैश इक्वल्स टू पी नॉट माइनस का रो जी डैश इंटू जेड। भाई साहब 10 किलोमीटर की हाइट पे आप जाते हो तो जी डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे ही हाइट को इंक्रीज करोगे जी डिक्रीज होगा, सो देयरफॉर इसका भी वही इफेक्ट होगा जो डेंसिटी का हाल था। भाई जो इफेक्ट डेंसिटी की वजह से आया वही इफेक्ट जी की वजह से भी आएगा,
नहीं समझे बात को? सब ऊपर जा रहे थे, 10 किलोमीटर की हाइट पे गए, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ओहो, तो जब आप ऊपर गए तो जो आपके पास जी था तो वो जी डैश भी जी से कम हो गया, जिसकी वजह से इसका भी वही प्रभाव, इसका भी वही असर इस प्रेशर पे पड़ेगा जो डेंसिटी की वजह से पड़ता था। तो आज भी पी डैश इज ग्रेटर देन पी है। अगर आप जी के वेरिएशन को भी कंसीडर करेंगे तो इट हैज द सेम इफेक्ट, वही सब होगा जैसा डेंसिटी के कारण हुआ करता था, वही सब हो जाएगा जैसा डेंसिटी के कारण हुआ करता था। प्रेशर आज भी एक्चुअल प्रेशर से ज्यादा ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो बबुआ? समझ गए तो इसको छाप लो, क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो। ये हमने कब कंसीडर किया? जब जी कांस्टेंट था, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला भाई जब जी अगर वेरी करे तो हाइट बढ़ते ही जी डिक्रीज हो जाता है, जी डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बस और क्या था। और साहब अगर डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही जी के साथ तो अरे भैया और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा फिर तो। अगर सब डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है जी के साथ साथ, डेंसिटी और जी दोनों साथ डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा फिर। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद आप लोग। तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमसे कहता है द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड रेस्टिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम इज हॉरिजॉन्टल। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जो लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। सो डज द नॉर्मल टू द फ्री सरफेस passes through the center of the earth, think separately if the liquid is at the equator, at the pole and somewhere else। तो क्या इस फ्री सरफेस का जो नॉर्मल होगा, डज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आपको विचार करना है। और 3 सिचुएशंस इन्होंने दे दी है, बोलता है अलग अलग सोच लेना, अलग अलग दिमाग लगा लेना कि पहला केस हो सकता है कि अगर इक्वेटर पे रखें तो कुछ आंसर में वेरिएशन आ जाए, बोलता है पोल पे रखें तो क्या आंसर में परिवर्तन आएगा, या फिर इक्वेटर और पोल के अलावा कहीं पे भी रख दूं तो भी आंसर में कुछ चेंज आ सकता है। तो आपको क्या बताना है कि जो नॉर्मल फोर्स है टू द सरफेस, डज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ और नॉट, है ना। सोचो जरा, दिमाग लगाओ इस पे, तुम लोग दिमाग लगाओगे फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको सॉल्व। चलो भाई दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा और कहते हैं कि भाई एक इनर्शियल फ्रेम, क्या ग्राउंड इज अ इनर्शियल फ्रेम? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ग्राउंड भी एक इनर्शियल फ्रेम होता है। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रख दिया, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ओहो इतनी गंदी अर्थ तो नहीं होती सर हमारी, है ना। तो अगर आपने यहां पे रखा, सो दिस इज द फ्री सरफेस बेटा, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सो दिस इज बेसिकली द फ्री सरफेस। अब बेटा जी फ्री सरफेस पे नॉर्मल इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अगर थोड़ा इसको हम जूम आउट कर दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये है अर्थ। हाँ मुझे पता है अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा। ये इसके ऊपर बीकर रख दिया, दिस इज द सेंटर, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो भाई मैं बस इतना सा कहना चाहता हूं कि इस बीकर को तुम कहीं पे भी रख लो, इस बीकर को तुम कहीं पे भी रख लो, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। दिस इज द फ्री सरफेस, है ना, दिस इज द फ्री सरफेस। तो यहां पे भी नॉर्मल देखो कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर, एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। यहां पे बात करें किसी नई जगह पे, तो यहां पे बीकर को रखा साहब, तो बीकर को जैसे यहां रखा तो इट गोज लाइक दिस, दिस इज द नॉर्मल। तो आप भले इक्वेटर पे रखो, भले आप पोल पे रखो, कहीं पे भी रखो, जो नॉर्मल वाली लाइन होगी, यही कहना चाहता है, डज द नॉर्मल टू द फ्री सरफेस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैं तो कहूंगा हाँ भाई करता है, जो नॉर्मल वाली लाइन है इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहीं पे भी रखो यार क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। सो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इफ इट इज पैरेलल, सिंस फ्री सरफेस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये ऑलवेज ऐसे ही लगेगा। और बेटा पैरेलल जो हमें दिखता है वो असल में सेंटर की तरफ ही जा रहा होता है ना, जैसा कि मैंने यहां पे बना के बताया आप लोगों को। So yes, we can say that it always passes. तो ऐसे इसको अगर इज्जत के साथ लिखना हो तो लिख सकते हो, yes, the normal to the free surface of the liquid passes through the center of the earth because of the gravitational force. It is directed towards the center of the earth, and the normal to the free surface also passes through the center of the earth in all the cases. भाई सीधी सी बात है, हम एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ते थे तो उसमें बेसिकली हमारे जो नॉर्मल होता था वो mg को बैलेंस कर रहा होता था बेसिकली ना। तो जब इसके लिए mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल आएगा। अरे यार ये फ्लूइड है,
फ्लूइड क्या करेगा, अपना वेट नीचे वाली सरफेस पे लगाएगा, बदले में नॉर्मल क्या लगता है, इट इज द रिएक्शन फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगाएगा सरफेस पे, फ्लूइड पे। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा, mg वाला फोर्स नीचे लगा, mg इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो नॉर्मल भी उसी लाइन पे लगता है बेटा, तो हमने डिफाइन कर दिया। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इससे काम बन जाएगा तुम्हारा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, यहां से काम बन जाएगा। तो तुम कह सकते हो इसको देख के कि हाँ भाई आप कहीं पे भी इसको रख दीजिए, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहां आंसर क्या रहेगा बेटा, यस द नॉर्मल टू द फ्री सरफेस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्लियर रहेगी मेरी बातें सभी को, पक्का। चलो भाई, तब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ बैरोमीटर ट्यूब रीड्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये रीडिंग है बेटा बैरोमीटर की, बैरोमीटर का डिवाइस पता है तुम्हें, टॉर्सली अंकल ने बनाया था। टॉर्सली अंकल ने बैरोमीटर क्यों बनाया था, ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सके। कुछ इस प्रकार का वो डिवाइस था जिसमें कि यहां पे मर्क्यूरी फील्ड होती थी बेटा जी, जिसमें इधर क्या होता था बेटा, मर्क्यूरी फील्ड होती थी, एंड यहां पे ये ट्यूब लगाई होती थी ऐसे, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर भी कुछ हद तक, कुछ हाइट तक क्या होता था, फ्लूइड भरा होता था। तो बेसिकली मर्क्यूरी के लिए अब बात करते थे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये इतनी हाइट आती थी बेटा। तो इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला जाता था बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स टू रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच, इस फॉर्मूले का यूज करते थे। इन्होंने कहा कि अगर इस ट्यूब को जो अभी सीधी है उसको इंक्लाइन कर दिया जाए तो क्या आपको सेम आंसर मिलेगा आज भी। मतलब ये फिर से आपका वो टब जिसके अंदर मर्क्यूरी भरी हुई थी, ये आपका फिर से वही टब जिसके अंदर मर्क्यूरी भरी थी, बट दिस टाइम इट इज नॉट परपेंडिकुलर, बट दिस टाइम इट इज इंक्लाइन टू इट। और इसको इंक्लाइन किया तो इसके अंदर ये फ्लूइड भर गया यहां तक। पहले आप ये वाली हाइट लेते थे बेटा, आज आपने कुछ एंगल थीटा पे इसको इंक्लाइन किया जिससे कि ये वाली लेंथ आई। पहले आप क्या करते थे बेटा, आप ये वाली हाइट को लिया करते थे, अगर आपको याद हो तो, जैसा कि आपने यहां पे लिया, तो पहले आप इस हाइट h को लिया करते थे, लेकिन आज क्या हुआ, आपने इसको इंक्लाइन कर दिया, तो यहां पे लेंथ l आ गया बेटा, सच दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता नहीं होता है कि नहीं होता यार, कभी सुना नहीं हमने ऐसा। बेस पे कौन h, हाइपोटेन्यूज पे कौन l, तो बेटा जी l cos थीटा, या फिर मैं सिंपली लिखूं h इज इक्वल्स टू l cos थीटा। वहां पे h कितना आता था बेटा, डायरेक्ट आंसर आता था, लेकिन यहां पे cos थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है। वहां पे ये लेंथ सीधी l आती थी, अगर मैं बात करूं तो यहां पे h बराबर l हुआ करता था। अगर तुम देखो तो h बराबर l हुआ करता था, लेकिन यहां पे h और l बराबर नहीं है। मेरी बातों को समझ रहे हो तुम लोग, यहां पे जो l है वही h है, लेकिन यहां पे l और h में वेरिएशन आ चुका है, जिसकी वजह से नाउ यू कैन सी हियर कि l और h दोनों अलग अलग है। पहले वाले केस में l कितना था, 76 सेंटीमीटर। पहले वाले केस में जितना l हुआ करता था उतना ही h हुआ करता था, और यह बनता था 76 सेंटीमीटर। लेकिन आज की इस कहानी में l जो है वो कुछ और है, एंड इट इज बेसिकली लेस देन h। सो हियर बेटा l क्या होगा, h से छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा, l बड़ा है h से। क्यों, क्योंकि h इक्वल्स टू l cos थीटा, भाई जो भी वैल्यू आएगी इट शुड बी लेस देन 1। तो l बड़ा हो जाएगा h से, जो कि है 76 सेंटीमीटर, तो यहां पे l बड़ा हो जाएगा 76 सेंटीमीटर से। ओहो, तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, पहले l आपका h के बराबर आया करता था जो कि 76 होता था, लेकिन जैसे आपने ट्यूब को इंक्लाइन किया, नाउ द l इज ग्रेटर देन 76, एंड सिंस l इज ग्रेटर देन 76, तो मैं क्या बोलूं बेटा, यहां पे मैं क्या बोलूं, यहां पे डज इट चेंजेस है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या यहां पे लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम बी 76 सेंटीमीटर और मोर देन 76 सेंटीमीटर और लेस देन, तो मैंने बोला साहब इट शुड बी ग्रेटर देन 76। पहले कितना आता था बेटा, बैरोमीटर ट्यूब से जो रीडिंग आती थी 76 सेंटीमीटर की आ जाती थी बढ़िया शांति से, लेकिन इस बार वो रीडिंग कुछ और ही आ रही है। पहले जो रीडिंग आती थी वो बढ़िया आ जाती थी, बढ़िया है ना 76 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे आपने इसको इंक्लाइन किया अभी रीडिंग कुछ और आ रही है। जो भी रीडिंग आ रही है इट शुड बी ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर। जो भी रीडिंग आएगी बेटा वो कैसी होगी, 76 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
दूसरी बात यहां पे इज्जत के साथ इन्होंने लिख दिया है कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मर्करी कॉलम, यानी कि मर्करी जहां तक भरी हुई है वहां तक की हाइट लेनी है अपने को, है ना। तो वो हाइट कहां तक जाती है, इसमें यहां तक आ रही थी तो यहां तक की ही लेंथ कंसीडर करें हम लोगों ने, ठीक है। तो वो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ ऑफ द कॉलम ट्यूब क्या है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मर्करी कहां तक भरी हुई है इसमें। यहां पे मर्करी 76 सेंटीमीटर तक भरी थी, यहां पे मर्करी यहां तक आई, जिसका हाइट मैंने निकाला तो वो कुछ और ही मिला मुझे। जब मैंने उसका हाइट निकाला तो वो हाइट मुझे कुछ और ही मिला, तो मैंने बोला कि साहब वो चीज जो होगी बेसिकली इट शुड बी L शुड बी ग्रेटर देन 76 और H उससे देखा जाए तो कम हो जाएगा। अरे H इक्वल्स टू L अपॉन कॉस थीटा, तो H उससे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा बड़ा, अरे उस वाले से तो बड़ा ही होगा। अपॉन में कुछ चला जाए तो 76 डिवाइड बाय 0.5, क्योंकि 1 से तो कम ही होगी वैल्यू, अरे 1 से कम होगी तो ये सब ज्यादा ही होगा, फिर कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, है ना। तो ये बात आई थिंक आप समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी कि यहां से जो H आएगा वो उस वाले H से ज्यादा है या कम है, यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो उससे कम है या ज्यादा है, वो बात आप साफ साफ समझ रहे होंगे। यहां पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी किसी भी प्रकार की, है ना। तो बस इसी चीज को आपको दर्शाना था और यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो इसको एक बार देख लो, छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर रहेगी बात है सभी को? छाप लिया सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, A 1 meter long glass tube is open at the both end. One end of the tube is dipped into the mercury cup and the tube is kept vertical. And the air is pumped out of the tube by connecting the upper end to a suction pump. Can mercury be pulled out into the pump by this process? क्या है, बड़ा प्यारा सवाल दे दिया इन्होंने। बोला गया कि साहब यहां पे आपने टब ले लिया जिसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी फिल्ड है। इसमें क्या है, मर्क्यूरी फिल्ड है। यहां पे एक ट्यूब लगाई आपने, ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी फिल्ड है, ठीक है। ट्यूब कितनी है बेटा, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, तो दिस इज ऑफ 1 मीटर, चलो चलने दो कोई बात नहीं। 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर मर्क्यूरी ऊपर की तरफ आएगी, दोनों तरफ से ओपन था तो एक ओपन एंड को तो मैंने यहां पे जोड़ दिया, दूसरे ओपन एंड पे मैंने लगा दिया इस पे सक्शन ट्यूब, दिस इज द सक्शन ट्यूब। सक्शन ट्यूब का काम क्या है कि ये जो भी यहां पे एयर होगी उसको क्या करेगा, सक करेगा। नाउ द पॉइंट इज द ट्यूब इज कैप्ड वर्टिकल एंड द एयर इज पंप्ड आउट ऑफ द ट्यूब बाय कनेक्टिंग द अपर एंड टू अ सक्शन पंप। ऑब्वियसली बात है, यहां पे मैंने सक्शन पंप लगा दिया सो दैट यहां पे जितनी भी एयर है वो इस ट्यूब में से क्या करेगा, सक आउट कर लेगा। तो जब यहां पे सक्शन पंप काम कर रहा था तो क्या ये मर्क्यूरी भी ऊपर निकल के आ जाएगी कि सक्शन पंप के थ्रू, क्या ये मर्क्यूरी भी इस सक्शन पंप के थ्रू निकल के आ जाएगी क्या, बोलो तो, बोलो ना, है ये सोचना है अपने को, ये सोचना है अपने को। सर मर्क्यूरी है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जाती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और ट्यूब अपने पास कितनी है, 1 मीटर की है, यानी कि हमारी मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर तक जाके रुक जाएगी। क्यों रुकी, क्योंकि जैसे वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे पहुंची उसने यहां पे जो प्रेशर था और यहां के प्रेशर को मेंटेन कर दिया बेसिकली। अरे सक्शन पंप का काम क्या, एयर को सक कर रहा था, जब तक सक करेगा जब तक कि ये मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर पे ना जाए, जैसे वो 76 सेंटीमीटर पे आएगी यहां वैक्यूम बन जाएगा। बेटा जी यहां वैक्यूम बन गया, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम निकालना चाहते थे तो हम कर लेते फिर, है? तो जैसे वो 76 सेंटीमीटर पे आएगी अब यहां पे वैक्यूम बन जाएगा, इससे ज्यादा ये और चीजों को सक नहीं कर सकते क्योंकि जितनी एयर थी वो निकल चुकी है यहां से। So can the mercury be pulled up into the pump by this process? So no, the mercury cannot be pulled up by this process because the mercury level will rise up to the height of कितना बेटा 76 सेंटीमीटर to maintain the equal pressure at the both points. Points यहां पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक पॉइंट यहां लेंगे A पॉइंट और एक पॉइंट यहां पे B पॉइंट। A और B दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर की हाइट तक जाती है, उसके बाद वो और ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि यहां पे अब वैक्यूम आ चुका है बेटा, सक्शन पंप के थ्रू यहां पे क्या जनरेट हो गया, वैक्यूम बन गया। तो अब ये दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इससे ज्यादा लेवल पे नहीं जा सकती है, ठीक है। बैरोमीटर में यही काम किया था, टॉर्सली अंकल ने यही समझाई थी हम लोगों को कि साहब देखो क्या है, तुमने तो चलो सक्शन पंप लगा लिया, हमारे पास तो सक्शन पंप भी नहीं था, तो हमने क्या किया, मर्क्यूरी को पूरा भर दिया
ट्यूब के अंदर। तो टॉर्सली अंकल ने क्या किया था भाई, तुम लोग तो एडवांस हो गए ना, तुम्हारे पास तो सक्शन पंप आ गया। टॉर्सली अंकल के पास सक्शन पंप थोड़ी था, तो वो क्या करते थे, ट्यूब को, जो ट्यूब लेते थे उस ट्यूब को पूरा भर देते थे। जो भी ट्यूब लिया उसको पूरा भर दिया उन्होंने। ट्यूब को पूरा भर के ऊपर से ढक्कन हाथ लगा के ट्यूब को ऐसे उल्टा करके रखते थे। ट्यूब को पूरा भरा, ऊपर से ढक्कन हाथ लगाया और ऐसा करके उल्टा करके छोड़ दिया। ऐसा करने से यहां पे जो ओपन एंड होता था वो किस में आ जाता था बेटा, मर्क्यूरी में, और मर्क्यूरी का लेवल यहां पे राइज करता था अप टू द 76 सेंटीमीटर। तो सर यहां पे क्या बन गया, यहां पे बनता था वैक्यूम। अब जब वैक्यूम बन गया यहां पे, तो यहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, यहां पे प्रेशर जीरो। तो हमारा मकसद ये होता था कि हम 2 पॉइंट्स पे प्रेशर को मेंटेन करें, एक तो ए पॉइंट पे और एक पॉइंट यहां पे बी आता है इन पे। तो ये कितनी हाइट पे आया, 76 सेंटीमीटर पे। तो बी पे जो प्रेशर होगा इट इज गिवन बाय रो जी इनटू 76 सेंटीमीटर, और ए पे जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे। तो पी नॉट इक्वल्स टू रो जी इंटू 76/100। ऐसे करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला गया। मर्क्यूरी के लिए जो डेंसिटी होगी दैट विल बी अराउंड 13,600, है ना, 13600 होता है, देख लेने के बाद तुम लोग जी का वैल्यू तुम लोग 9.81 पुट करना, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.01 10⁵ ATM, है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वैल्यू आती है। तो जब आप सक्शन पंप का यूज कर रहे थे तो भैया इनके पास सक्शन पंप नहीं था, इन्होंने देसी जुगाड़ लगाया, तुमने सक्शन पंप लगाया। सक्शन पंप लगाते ही जैसे मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर पे आई, ऊपर बन गया वैक्यूम, और जैसे वैक्यूम बना तो अब यहां पे कोई प्रेशर का वेरिएशन नहीं बोल दूंगा मैं, क्योंकि यहां पे कोई प्रेशर नहीं है ना, इस पार्ट में वैक्यूम बन चुका है। अब ये मर्क्यूरी जो है और ऊपर नहीं जा सकती है। तो उनका सवाल बेसिकली यही था कि या ये मर्क्यूरी इस पंप के थ्रू ऊपर आ जाएगी, तो हमने बोला आएगी लेकिन सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक, उसके आगे नहीं आने वाली। आएगी तो सही लेकिन सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक, उसके बाद ये नहीं आने वाली, फिर भूल जाओ इसको। हाँ ठीक है, चलिए भाई छाप लो इसको जल्दी से, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने, नोट किया? चलिए भाई साहब, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। A satellite revolve around the earth. Air pressure inside the satellite is maintained at 76 centimeter of mercury. What will be the height of the mercury column in the barometer tube of 1 meter long placed in the satellite? भाई यहां पे बैरोमीटर ट्यूब ये है, इसको आपने यहां पे इस कंटेनर के अंदर रख रखा है। इसकी पूरी की हाइट जो है बेटा इट विल बी ऑफ 1 मीटर, अंदर जगह है 1 मीटर तक। वो पूछ रहा है कि जो एयर प्रेशर था इनसाइड द सैटेलाइट इज मेंटेन्ड एट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। जो प्रेशर मेंटेन करके रखा था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg पे था। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग विच इज प्लेस्ड इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर ये जो ट्यूब हम लेके जाएंगे, सैटेलाइट के अंदर ये जो ट्यूब हम लेके जाएंगे, इसमें कितनी हाइट तक मर्क्यूरी फिल होगा ये आपको बताना है बेटा। क्या बोलते हैं साहब? यहां पे मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि जो पूरा पार्ट है इसका फिल हो जाएगा। क्यों होगा पूरा पार्ट फिल, इसकी वजह मैं बताता हूं। पहली चीज, आप सैटेलाइट में हो तो जहां पे जी इफेक्टिव होता है 0, पहली चीज तो आप सैटेलाइट में आ गए, जी इफेक्टिव यहां पे 0, जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। अगर प्रेशर के वेरिएशन की बात करें तो वो रो जी जेड होता है या रो जी एच होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं आया इन पॉइंट्स पे, प्रेशर का वेरिएशन नहीं आया तो पूरे पार्ट पे ये फिल हो जाएगा। अरे सोचो ना यार, क्या लिखते थे, यहां पे सक्शन बन जाता था, यहां पे वो बनता था वैक्यूम बनता था, तो यहां पे जो प्रेशर होता था गिवन बाय रो जी एच, है ना। हमने बोला जी 0 हो गया भाई, हमने क्या बोला कि जो जीरो जी है वो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। और जी अगर 0 हो गया तो उस केस में भाई कोई प्रेशर का वेरिएशन दिखेगा अब इसमें? नहीं दिखेगा। और प्रेशर का वेरिएशन ही नहीं है तो ऊपर कैसे राइज करेगा? ये नहीं करेगा, फुली कर देगा, कंप्लीट है ना। मेरी बात नहीं समझ आ रही शायद आपको, मेरी बात थोड़ा कम समझ आ रही होगी, पर ऐसे सोचो ना इसको जरा एक बार कि साहब
what will be the height of the mercury column in the barometer tube 1 meter long which is placed in the satellite। तो सैटेलाइट में बेटा जी इफेक्टिव होता है 0। जी इफेक्टिव 0 होने की वजह से जो ट्यूब में लिक्विड जाएगा उस पे प्रेशर के वेरिएशन की अगर हम बात करें, यहां पे तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन साहब इधर यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे भी तो कुछ प्रेशर लगना चाहिए था। तो यहां पे प्रेशर कितना लगेगा, वो जो हम बोलते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। यहां की बात करो, इधर इधर, तो साहब इसके लिए हमने बोला कि जी इफेक्टिव 0 है। अब जी इफेक्टिव 0 है तो ट्यूब के अंदर अगर मैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट पे प्रेशर की वेरिएशन की बात करूं तो क्या वो वेरिएशन होगा कुछ कि नहीं होगा, ये सोचना है आपको, ये सोचना है आपको। तो बताओ भाई, क्या वो वेरिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्लियर है की बात है? अरे ऐसा समझो ना इसको, क्या करते थे तुम लोग क्या करते थे भाई कि सर ट्यूब होती थी उसको पूरा भर लेते थे, फिर यहां पे आके खाली करते थे, तो क्या होता था प्रेशर वेरिएशन की वजह से इसका लेवल डिक्रीज हो अर्थ पे आओ, अर्थ पे आओ, अर्थ पे आओ। ऐसी बातें हमने की हुई है, अगर आपको याद हो तो। क्या ये सब मैं मिटा देता हूं। अगर तुम्हें याद हो तो ऐसी बातें हम कर चुके हैं कि साहब दिस इज द सरफेस, मर्क्यूरी से फुलफिल्ड है ये सरफेस। यहां पे एक ट्यूब ले ली थी हम लोगों ने ये ट्यूब भी पूरी फिल्ड करके रखी हुई थी। यहां पे अंगूठा लगाते थे और अंगूठे से यहां पे इसको लाके ऐसे छोड़ दिया करते थे। तो क्या होता था बेटा कि अर्थ के सरफेस पे थे तो यहां पे इसका जो एक बैलेंस वेट जो होता था उसको बैलेंस कर दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं बोलूं कि यहां पे ये लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता था। डिक्रीज होने की वजह से हम बोलते थे कि साहब ये है 76 सेंटीमीटर। ये कहां पे चल रही थी कहानी? अर्थ पे। वहां पे उसका वेट होता था भाई, अरे वहां पे उसका वेट भी तो होता था, तो वेट होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाती थी लिक्विड, ठीक है। तो वेट होने की वजह से वो क्या होता था, नीचे की तरफ आती थी। लेकिन जैसे आप सैटेलाइट में गए, जैसे आप सैटेलाइट में गए तो वहां पे कोई वेट की कहानी नहीं भाई। अगर वेट की कहानी नहीं तो सैटेलाइट पे जब आप जाओगे तो क्या होगा? क्या ये लेवल में डिक्रीज होगा? नहीं होगा साहब। सैटेलाइट पे गए तो क्या ये लेवल में डिक्रीज हुआ? तो हमने बोला नहीं हुआ साहब। क्यों नहीं हुआ साहब डिक्रीज? वजह बड़ी सिंपल है सर, जब यहां पे जी इफेक्टिव ही 0 हो गया तो काहे का वेट, तो इसमें मर्क्यूरी फुलफिल्ड रहेगी अंदर। तो यही पूछना चाहता है आपसे कि सैटेलाइट में वो कितनी हाइट तक मर्क्यूरी उसके अंदर है, तो आप बोलना साहब 1 मीटर तक है। अर्थ पे भी आपने 1 मीटर का ट्यूब लिया था, लेकिन अर्थ पे ये 76 सेंटीमीटर तक जाके रुक गया था। तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर ट्यूब ऑफ 1 मीटर लॉन्ग प्लेस्ड इन द सैटेलाइट इज ऑफ 1 मीटर अगेन। यहां पे हाइट कितनी आ गई थी? 76 सेंटीमीटर अर्थ पे, लेकिन सैटेलाइट पे गए तो वहां पे जी 0 हो गया, तो इसमें कोई डिक्रीज नहीं हुआ, राइज में लेवल में कोई डिक्रीज नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली मैं बोलूंगा कि मर्क्यूरी 1 मीटर तक ही भरी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बोलो भाई, बात समझते हो? कितनी रहेगी वो? 1 मीटर ही रहेगी साहब, कोई बदलाव ही नहीं आएगा, क्योंकि यहां चले गए, यहां पे तो जी इफेक्टिव 0 है। जी इफेक्टिव 0 तो भाई कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्यों आएगा वो नीचे, है ना? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो तो इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन हो गया? चलो भाई, ये सारी बातें हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और समाप्त करते हैं हमारे इस सेशन को। तो एंड उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये जो चंद सवाल मैंने आपको कराए हैं, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की नहीं रही होगी। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी पार्ट में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो या तो उसको कमेंट सेक्शन में आके लिखिए या फिर वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, ठीक है। बाकी अगले सेशन में बचे हुए सवालों को कंप्लीट करके हम जो शॉर्ट आंसर्स वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। एंड अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला अगला सेशन, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।